नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार साहित्य काल में। साथियों, आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी का इकाई 8, जिसमें हमारे कुल 14 प्रमुख नाटक सम्मिलित हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम एक ही वीडियो में 14 के 14 नाटक पढ़ने वाले हैं और वो भी बड़े मज़ेदार अंदाज में। कैसे, चलिए देखते हैं। साथियों, मैंने एक ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल किया है जिसे आप पढ़ करके पूरे नाटक को एक ही बार में याद कर लोगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। याद रखिएगा, परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे नाटक संबंधित, वो आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो धैर्य बनाकर इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना पाठ्यक्रम देखेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में वो 14 प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। क्योंकि यह एक रिवीजन क्लास है और आपने पढ़ रखा होगा पहले से, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। मगर जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं फिर भी वो नेट का परीक्षा देने जा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं देखूंगा मेरी तैयारी कितनी है, तो ये वीडियो सबके लिए है। और ख़ास करके यूजीसी नेट का तो है ही है, साथ में हम जितने भी टीजीटी पीजीटी का परीक्षा देते हैं, जहाँ कहीं भी ये नाटक पूछे जाते हैं, उन सबके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, अंधेर नगरी। इनके दो प्रमुख नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शा। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामी, और एक और है जो यहाँ से मिस्टेक से टाइपिंग नहीं हो पाया है, याद रखिएगा। इनके 3 नाटक लगे हुए हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। तीसरा है धर्मवीर भारती, अंधायुग। मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का सिंदूर की होली। हबीब तनवीर जी का है आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की बकरी। और शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अश्क, अंजो दीदी। और मन्नू भंडारी जी का महाभोज। तो ये आपके कुल 14 प्रमुख नाटक हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, चंद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त भी है जो गलती से टाइपिंग में नहीं हो पाया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास कितने नाटक हैं? 14 नाटक है जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अब मैं उस मज़ेदार ट्रिक को बताने जा रही हूँ जिससे आपको ये सारे नाटक याद हो जाएंगे। तो साथियों, ये ट्रिक आपके लिए एक कहानी के जैसा है और इस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने इसके लिए एक कहानी ही बनाई है। तो आप इस कहानी को जब ध्यान से सुनोगे तो आपको सारे के सारे नाटक याद हो जाएंगे, साथ ही नाटककार के नाम भी याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में नाटक और नाटककार का युग्म मिलाने को भी दिया जाता है। और पिछले प्रश्न पत्रों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह ट्रिक आपके लिए कितना उपयोगी है। तो पूरे ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा कि भारत के अंधेर नगरी में अंधों की दुर्दशा थी। इससे हमें क्या मिला? भारत के अंधेर नगरी में अंधों की दुर्दशा थी, यानी भारतेंदु जी की 2 नाटक, अंधेर नगरी और अंधों की दुर्दशा से आप क्या पहचानेंगे? भारत दूरदशा। भारत के अंधेर नगरी में तो पहला हो गया भारतेंदु जी का अंधेर नगरी, अंधों की दुर्दशा थी, तो दुर्दशा से आप पहचान जाइएगा भारत दूरदशा। तो भारत के अंधेर नगरी में अंधों की दुर्दशा थी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी ये सब प्रसाद के रूप में पाना चाहते थे। गलती एक बार और यहाँ पर हो गई है कि भारत के अंधेर नगरी में अंधों की दुर्दशा थी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ध्रुवस्वामिनी को प्रसाद के रूप में पाना चाहते थे। यहाँ पर चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त राजकुमार हैं जो ध्रुवस्वामिनी को क्या चाहते हैं कि वो उसे ऐसे फ्री में मिल जाए। ठीक है, तो वो प्रसाद के रूप में पाना चाहते हैं। तो प्रसाद से क्या समझ में आएगा कि जयशंकर, तो प्रसाद से आपको क्या पता लगेगा कि ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, तो ये तीनों नाटक किसके हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी, ये तीनों हैं जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, यह सब देखकर धर्मवीर भारती ने अंधायुग लिख डाला। जब अब पहले ही मैंने बताया कि भारत के अंधेर नगरी में अंधों की दुर्दशा है और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त राजकुमार होकर राजकुमारी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। यह सब देखकर धर्मवीर जो थे उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस पर एक नाटक लिख डाला, उसे अंधायुग कहा। तो ये तो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ना। तो अब इधर लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली खेल रहे थे। इन सब से परे लक्ष्मी नारायण तो मस्त हैं होली खेलने में। किसकी होली खेल रहे थे? वो सिंदूर की होली खेल रहे थे। मोहन राकेश आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे घूमते हुए अपने मित्र हबीब तनवीर के घर आगरा पहुंच गए। वहां उन्होंने दयाल जी से एक बकरी खरीदी और सोचा शंकर जी के लिए एक और द्रोणाचार्य की तरह गुरु दक्षिणा में बकरी की बलि चढ़ा दूंगा। तभी उन्हें याद आया, अरे नहीं, उनकी बहन अंजो दीदी आंसू बहा देंगी, यानी उनके अश्क बहने लगेंगे, और उन्होंने यह महाभोज मन्नू भंडारी के लिए छोड़ दिया। देखा दोस्तों कितना मजेदार कहानी है। अब आपको याद कैसे करना है
अब मैं वो बताने जा रही हूँ कि प्रसाद। अब आपको याद कैसे करना है कि भारत के अंधेर नगरी में अंधों की दुर्दशा थी। भारतेंदु जी के 2 नाटक हैं, अंधेर नगरी और अंधों की दुर्दशा। दुर्दशा से पहचानिएगा भारत दुर्दशा। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी को प्रसाद के रूप में पाना चाहते थे, तो प्रसाद से जयशंकर प्रसाद। आप समझ जाएंगे इनके तीनों रचनाएं, इनके तीनों रचनाएं क्रम से। अब यह सब देखकर धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिख डाला, तो यह तो आपको सीधे सीधे याद हो जाएगा। बाकी इन सब चीज़ों से हटकर लक्ष्मी नारायण क्या कर रहे थे, वो होली खेलने में मस्त थे। तो उन्होंने किसकी होली खेली, सिंदूर की होली खेली। जबकि मोहन राकेश आषाढ़ के दिनों में आधे अधूरे होकर के टहल रहे थे, तभी उन्हें याद आया कि उनका एक मित्र आगरा में रहता है, वो आगरा उससे मिलने चले गए। किससे मिलने चले गए, हबीब तनवीर से। तनवीर कहाँ रह रहा था, आगरा में रह रहा था, वो आगरा चले गए और वहाँ उन्होंने दयाल नाम के व्यक्ति से एक बकरी खरीदी। ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने क्या लिखा है, एक नाटक हमारा जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसे क्या, उसका नाम क्या है, बकरी। तो उन्होंने क्या किया, दयाल जी से एक बकरी खरीदी और सोचा शंकर जी के लिए एक और द्रोणाचार्य की तरह मैं इस बकरी का बलि चढ़ा दूंगा। लेकिन उन्हें याद आया नहीं, उनकी बहन अंजो दीदी, उनके अश्क बहने लगेंगे। तो उपेंद्र नाथ अश्क जी की कौन सी रचना है, अंजो दीदी। तब उन्होंने यह सब कुछ किसके लिए छोड़ दिया, मन ही मन मन्नू भंडारी के लिए छोड़ दिया। क्या, बकरी का महाभोज। तो इस प्रकार आपको 14 नाटक याद हो जाएंगे। बस इसे 1-2 बार ध्यान से रिपीट करके सुन लीजिएगा, क्योंकि बिना सुने समझे आपको ये कहानी याद नहीं होगी। और जब आप एक बार इसे याद कर लेंगे तो आपको नाटक संबंधित नामकरण और नाटककार के नाम से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे अपने आप। ठीक है दोस्तों, तो साथियों अब आप लोगों को पता चल गया कि ये ट्रिक क्या था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमें तो ट्रिक पता ही चल गया, तो अब हम इस ट्रिक से नाटकों को तो याद कर लेंगे। दोस्तों केवल नाटक या नाटककार से ही आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1-2 प्रश्न इससे आएंगे, लेकिन बाकी प्रश्न आप कैसे करेंगे जब तक आप नाटक के बारे में नहीं जानेंगे। तो उन नाटकों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि वे नाटक कौन कौन से हैं और उन नाटकों को पढ़ने का क्रम क्या है, वो हमें कैसे याद होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को तैयार करने में, सारे स्लाइड खुद से बनाने में, आप तक पहुंचाने में, और आपको इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैंने यहाँ पर इमेजेस का भी इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत मेहनत का काम होता है साथियों। तो एक बार इसके लिए लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब याद करते हैं, क्योंकि परीक्षा आपके बहुत बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखें, ये एक मैराथन रिवीजन है। तो हम क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नाटक क्या होता है। नाटक मंच पर बोले गए संवादों और अभिनय के माध्यम से जीवन की घटनाओं को दर्शाने वाली एक विधा है। कहानी हम लिखते हैं, कहानी हम पढ़ते हैं, लेकिन नाटक को हम सीधे सीधे मंच पर दिखाते हैं। यह अभिनय यानी एक्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। संवाद यानी डायलॉग, तो यहाँ पर डायलॉग के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, जैसे कि हम मूवीज़ देखते हैं, ये सब क्या है, ये सब नाटक के ही परवर्ती रूप हैं। ठीक है, तो नाटक मंच पर बोले गए संवादों और अभिनय के माध्यम से जीवन की घटनाओं को दर्शाने वाली विधा है। उद्देश्य मनोरंजन, सबसे पहले सामाजिक सुधार, मानवीय संवेदना की प्रस्तुति मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है। इसके साथ साथ हम सामाजिक सुधार का भी दृष्टिकोण देखते हैं कि नाटकों से क्या होता है, हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, है ना, एकांकी हुआ, थिएटर्स में यदि आप गए होंगे, देखे होंगे, तो वहाँ से हम किसी ऐसे टॉपिक पर जब रंगमंच पर मंचन होता है तो वो सीधे सीधे समाज के दर्पण के रूप में होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जो घटनाएं आपको घटित होती दिखाई देती हैं वो किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित ज़रूर होती हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन, सामाजिक सुधार और मानवीय संवेदना की प्रस्तुति, है ना। तो ये हो गया नाटक का छोटा सा परिभाषा। तो बिल्कुल बोर मत होना, बस धीरे धीरे पूरे वीडियोस को सुन लेना। पूरे यूट्यूब पर आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा जिस तरीके से आपका परीक्षा नज़दीक है और मैंने ये मेहनत करके बनाया है। यदि आपने इसे पूरा देख लिया दोस्तों तो नाटक संबंधित आपका जो पाठ्यक्रम का यूनिट 8 है पूरा तैयार हो जाएगा। लगभग आप परिचय रूप में सब कुछ जान चुके होंगे। बाकी रही बात डिटेल में पढ़ने की, तो साथियों अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, मैं एक एक नाटकों को ज़रूर पढ़ाऊंगी, उसके लिए आप परीक्षा के बाद देख लेना। जिन लोगों का हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हम क्या करेंगे, एक एक नाटक, एक एक विधा, जितना भी पाठ्यक्रम है हम सबको डिटेल से देखेंगे और सब में ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और मज़ेदार ट्रिक होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला
अब मैं थोड़ा सा आ रही हूँ स्क्रीन से नीचे ताकि आपको ये मज़ेदार राजा भी दिखाई दे। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं साथियों, अंधेर नगरी। याद आ गया, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो ये किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसके मुख्य पात्र कौन है? महंत, गोवर्धन दास, नारायण दास, कबाब वाला, घासीराम हलवाई, कुजड़ीन कसाई, कल्लू बनिया, राजा, मंत्री, माली, नारायण दास। तो आपने ये नाटक बचपन में भी पढ़ा होगा, खूब मज़े से पढ़ा होगा, तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, फिर भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वर्ष लिखा है मैंने 1850। चलिए देखते हैं इस नाटक के मुख्य बिंदु क्या हैं। सबसे पहले तो यह 6 अंकों में विभाजित है। इस नाटक में कितने अंक है दोस्तों? 6 अंक। पहला अंक में बाह्य प्रांत प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले अंक में क्या है दोस्तों? बाह्य प्रांत, जिसमें बाहर का दृश्य दिखाया गया है। महंत अपने शिष्यों को लोभ से दूर रहने की सीख देता है, यानी महंत होते हैं और उनके 2 शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास उनके साथ आते हैं। तो महंत जी उनसे क्या बताते हैं कि लालच करना बुरी बला है, लालच से दूर रहना, ठीक है। दूसरा अंक बाजार का दृश्य है। यहाँ पर गोवर्धन पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यानी जिस चीज़ का वो मूल्य पूछता है खरीदने के लिए, सबका मूल्य कितना होगा? टके सिर, है ना। तो वो बड़ा खुश हो जाता है और वहाँ से लेके आता है कुछ चीज़ें। क्या लेके आता है? जब आप पूरा नाटक पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। बहरहाल हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला अंक क्या है? बाह्य प्रांत, महंत अपने शिष्यों को लोभ से दूर रहने की सीख देता है। दूसरे अंक में बाजार का दृश्य है। तीसरे अंक में दोस्तों जंगल का दृश्य है। यहाँ गोवर्धन मिठाई लेकर गुरु से मिलता है, महंत नाराज होकर छोड़ देते हैं। चौथे अंक में न्याय व्यवस्था की शुरुआत, दीवार गिरती है, मूर्खतापूर्ण न्याय शुरू होता है, यहाँ पे बकरी दबकर मर जाती है, ठीक है। 5वां अंक में दोषारोपण है। दीवार, मिस्त्री, व्यापारी एक दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं? वो आता है, सबसे पहले फरियादी आता है राजा के पास, वो कहता है कि मेरी बकरी दबकर मर गई, कल्लू बनिए की दीवार गिरी। तो फिर उससे पूछा जाता है भाई तुम्हारी दीवार क्यों गिरी? तो वो बताता है कि कारीगर सही नहीं था। तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं ये लोग? दोषारोपण करते हैं, ठीक है। तो 5वें अंक में क्या है? दोषारोपण का प्रक्रिया है। 6ठे अंक में फांसी का निर्णय हो जाता है, लेकिन फांसी का निर्णय भी बड़ा मज़ेदार होता है। अब ऐसा हो जाता है कि फांसी का फंदा बहुत थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, तो उसके लिए मोटी गर्दन की तलाश होती है और बच्चा गोवर्धन दास फंस जाता है इस जाल में। तब उसे याद आता है कि गुरुजी ने सही मना किया था, ये तो सच में अंधेर नगरी चौपट राजा है, क्योंकि राजा मूर्खतापूर्ण न्याय कर रहा था। फांसी के फंदे के चौड़ाई से अब जो अपराधी था उसे फांसी न देने के बजाय गोवर्धन दास को ढूंढा जा रहा था। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग नाटक है, एक एकांकी है यह। अंत में क्या करता है? राजा खुद फांसी चढ़ता है। ये कैसे चढ़ेगा? महंत बता देते हैं कि यदि आज जो फांसी लटकेगा उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो ये बहुत मज़ेदार एकांकी है, एक बार ज़रूर देखिएगा। और इसका मंचन दोस्तों बहुत समझिए कि एक ही दिन में लिखा गया था और एक ही दिन में ये जो वाराणसी का दशाश्वमेध घाट है, यदि आप लोग बनारस गए होंगे तो बनारस के दशाश्वमेध घाट में इसका मंचन हुआ था। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। भारत दुर्दशा, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। इससे पहले हमने निबंध वाली क्लास में देखा था भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है ना। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु जी की रचनाएं, और भारतेंदु बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य की संदर्भ में। तो साथियों यहाँ पर उनका दूसरा नाटक भरत दुर्दशा हो गया। दोस्तों टाइपिंग में होता है क्योंकि सब कुछ अपने से करना होता है, बहुत कुछ बचते बचाते भी थोड़ी बहुत मानवीय भूल हो ही जाती है, तो इसे नज़रअंदाज करिएगा। भारत दुर्दशा है हमारा दूसरा नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1876, ठीक है। विधा क्या है? ये एक गीति नाट्य है। इसमें गीति नाट्य में क्या होता है दोस्तों? गीत का, प्रतीक का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, यानी पूरे नाटक में यदि आप देखेंगे तो कई सारे गीत आए हैं, ठीक है। तो यह एक गीति नाट्य है। शैली क्या है? प्रतीकात्मक नाटक, यानी इसमें जो पात्र हैं वो प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। आगे क्या है? संरचना, यानी इसके कुल 6 अंक हैं। इसमें भी 6 अंक हैं, अंधेर नगरी में 6 अंक है। तो याद रखिएगा भारतेंदु जी के दोनों नाटकों में 6 अंक हैं, ठीक है। इसमें क्या है? प्रस्तुति क्या है? भारत माता को केंद्र में रखकर भावनात्मक मंचन किया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नाटक में भारत माता को केंद्र में रखकर भावनात्मक मंचन किया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत दुर्दशा, है ना। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा इसका जो मुख्य पात्र एवं संवाद है, पहले वो देखिए। भारत दुर्दैव,
निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी, मद्य, आलस, अंधकार, लोभ, रोग, ये सारे पात्र हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये प्रतीकात्मक नाटक है, प्रतीक के रूप में पात्र आए हैं। तो पात्र बड़े रोचक हैं और प्रश्न पूछा गया था पिछले ही बार, मदिरा यानी मद्य पूछा गया था, डिसलॉयल्टी भी कई बार आ चुका है। तो भारत, दुर्देव, निर्लज्जता, ये तो मुख्य पात्र हैं, लेकिन गौण पात्र भी यूजीसी नेट क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपसे। और इसमें प्रमुख गीत जागो जागो रे भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए, बहुत प्रमुख गीत है। और एक ये कथन है इसी में, देखिएगा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ कर जाना नहीं अच्छा। बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, याद करिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब आ गए हम ऐतिहासिक काल में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के नाटक, जो हमारे नाटक के पुरोधा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हैं। यहाँ पर आप चाणक्य जी को देख रहे हैं, इससे आपको याद रहेगा, क्योंकि चाणक्य कहाँ थे, चंद्रगुप्त के साथ। चंद्रगुप्त को राजा बनाने में जिसकी सबसे ज़्यादा भूमिका थी, या कह लीजिए पूरी भूमिका थी, वह कौन थे, आचार्य चाणक्य, है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने चाणक्य का चित्र दिया है ताकि आपको याद रहे। और ये एक ऐतिहासिक नाटक है, चंद्रगुप्त, जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त के बारे में यह नाटक भी इसी प्रकार लिखा गया है। पृष्ठभूमि भी मौर्य साम्राज्य के ही ऊपर है, क्योंकि राजा का नाम चंद्रगुप्त आपको याद ही हो गया। तो ऐतिहासिक नाटक है ये दोस्तों। पात्र चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त हैं, सेल्यूकस है, राक्षस है, सकटार, यह पूछा गया है, याद रखिएगा सकटार, क्योंकि अभी आगे मिलता जुलता ही ऐसा नाम आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, राक्षस, शकटार, सिंहरण, वररुचि। और शैली मैंने पहले ही बताया कि एक ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। और विषय इसका क्या है, राजनीति, राष्ट्रभक्ति, नीति। तो आपको याद रहना चाहिए, चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ था। यह क्या है, मौर्य साम्राज्य पर लिखा गया एक नाटक है, ठीक है, जो एक ऐतिहासिक नाटक है। आइए देखते हैं। और दूसरा क्या है, स्कंदगुप्त। यहाँ एक स्कंदगुप्त का प्रतीकात्मक चित्र मैंने दिया है, याद रखिए। प्रकाशन वर्ष 1928। मुख्य पात्र इसके कौन है, कुमारगुप्त, चक्रपालित, भट्टार्क, खिंगिल, मुदगल, देवसेना। देवसेना कौन है, नायिका है, कमला, विजया। विजया देवसेना दोनों नायिका के रूप में है, देवसेना प्रमुख नायिका है, ठीक है। तो देवसेना, कमला, विजया, रामा, जयमाला, अनंत देवी। और इसके कुछ प्रमुख तथ्य यह हैं जो प्रश्न में पूछे जाते हैं। 5 अंक हैं, दृश्य 33 हैं और 7 गीत हैं। यह भी एक गीत नाट्य परंपरा की ओर अग्रसर है। स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें 7 गीतों का प्रयोग किया गया है। अंक 5 हैं, दृश्य 33 है। यह प्रश्न में पूछा जा सकता है क्योंकि पूछा गया है, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं अगला नाटक। यह भी प्रसाद जी का है, ध्रुव स्वामिनी। प्रकाशन वर्ष 1933, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। यह एक समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है। जी हाँ, इसको एब्सर्ड नाटक कहते हैं। एब्सर्ड नाटक वो होता है जो पारसी परंपरा का नाटक होता है, जिस वक्त पारसी थिएटर का प्रभाव दिखाई पड़ता है, वो एब्सर्ड नाटक होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे एक एक नाटक को, तो सब कुछ आपको बड़े सरल भाषा में समझाएंगे, ठीक है। तो अभी चलिए देख लेते हैं क्या है यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सामाजिक सुधार, स्त्री पुनर्विवाह की प्रस्तुति। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या, एक स्त्री का चित्र यहाँ पर दिया है ताकि आपको याद रहे। यह स्त्री पुनर्विवाह की प्रस्तुति के रूप में लिखा गया है। कुल अंक 3 है। ध्रुव स्वामिनी में कुल 3 अंक है। मुख्य पात्र हैं कोमा, मंदाकिनी, रामगुप्त, शकराज। याद आया आपको, शकराट और ये शकराज। तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी का पात्र कौन है, शकराज। खिंगल, इससे पहले आपने स्कंदगुप्त में खिंगिल देखा, तो यहाँ पर खिंगल याद रहना चाहिए। मिहिरदेव, पुरोहित, शिखर स्वामी, चंद्रगुप्त। तो हमारे मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, कोमा, मंदाकिनी, शकराज, खिंगिल, मिहिरदेव, पुरोहित, शिखर स्वामी एवं चंद्रगुप्त, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अंधा युग है ना, धर्मवीर भारती जी का। प्रकाशन वर्ष 1955। अंक 5, कौरव नगरी, पशु का उदय। क्योंकि अंक बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने दे दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा मैंने इसमें जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं तथ्य वो सब शामिल किए हैं। इतने बड़े वीडियो में इससे ज़्यादा तथ्य क्या ही दिया जा सकता था।
तो मैंने जितनी कोशिश की है यह व्यर्थ नहीं जाएगा यदि आपने इसे एक बार ध्यान से देख लिया साथियों, तो प्रश्न आपके बहुत आसानी से हल होंगे। तो प्रकाशन वर्ष 1955, अंक 5। पहला क्या है? कौरव नगरी। दूसरा पशु का उदय। तीसरा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। चौथा गांधारी का शाप। पांचवा विजय एवं क्रमिक आत्महत्या। समापन है प्रभु की मृत्यु। समापन का कोई अंक नहीं है, तो समापन है जब नाटक जहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने, क्योंकि यह जो नाटक है महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, इसलिए यहाँ मैंने एक रथ का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। आपको याद रहेगा अंधायुग धर्मवीर भारती का नाटक है जो महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। प्रकाशन इसका 1955 में हुआ था और कुल अंक 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से अंक हैं? कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। तो यह आपको क्रम में सही रूप से लगाने में आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड की ओर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्त्री के मांग पर सिंदूर डाला जा रहा है, ताकि आपको इस चित्र से याद रहे कि सिंदूर की होली। इधर लक्ष्मी नारायण होली खेलने में मस्त थे। कौन सी होली खेलने में मस्त थे? सिंदूर की होली खेलने में मस्त थे, ताकि आपको याद रहे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का क्या है? यह सिंदूर की होली है। प्रकाशन वर्ष 1934। दोस्तों लक्ष्मी नारायण है, नारायण टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है, तो कुछ गलतियां हुई होंगी, उसको अनदेखा करिएगा। ठीक है दोस्तों। प्रकाशन वर्ष 1934। सामाजिक समस्या मूलक नाटक, यह भी एक अब्जर्ड नाटक परंपरा का नाटक है। कुल 3 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी में भी कुल 3 अंक थे। सिंदूर की होली में कुल 3 अंक है। नारी की प्रतिष्ठा, विवाह संस्था की विडंबना और सामाजिक मूल्यों पर आधारित यह एक नाटक है। मुख्य पात्र क्या है दोस्तों? मुरारी लाल, रजनीकांत, मनोरमा, मनोज शंकर, भगवंत सिंह, हरनंदन, डॉक्टर और एक मेरे स्क्रीन के पीछे चंद्रकला। बहुत महत्वपूर्ण है, याद करिएगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आधे अधूरे। जब व्यक्ति अपने जीवन में अकेला हो जाता है, जब व्यक्ति अपने जीवन में अकेला महसूस करता है, सब कुछ उसे आधा अधूरा नजर आता है, तो वैसे में एक नाटक लिखा गया जिसे मोहन राकेश जी ने क्या कहा? आधे अधूरे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, एक बार आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह नाटक कैसा लगा। प्रकाशन वर्ष 1969। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंधों, दाम्पत्य जीवन की टूटन और पारिवारिक विघटन को दर्शाने वाला एक यथार्थवादी सामाजिक नाटक है। इसमें मध्य वर्गीय शहरी जीवन की कुंठाएं, संघर्ष और आत्मिक रिक्तता को प्रस्तुत किया गया है। यह नाटक सर्वप्रथम धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य में इसकी विशेष पहचान है, क्योंकि यह परंपरागत नाटकों से अलग है, समाज की भीतरी सच्चाइयों को उजागर करता है। दोस्तों ये बड़ा हिम्मत का काम है जब व्यक्ति एकदम यथार्थ के रूप में कोई नाटक या कोई साहित्यिक विधा की रचना करता है। ऐसे में मोहन राकेश जी ने आधे अधूरे लिखकर हिंदी साहित्य को एक ऐसा नाट्य परंपरा से जोड़ा जो शायद अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार नाटक लिखा गया है। इसमें एक नायिका है सावित्री देवी, जो सिर्फ प्रेम की तलाश में इधर उधर गोते खाती रहती है। इससे उसका परिवार भी बिखर जाता है, उसके अपने पति से भी उसकी दूरियां पड़ जाती हैं। तो बहुत भावुक नाटक है, ज़रूर एक बार पढ़िएगा। और यह कई बार मंचों पर मंचन किया गया है। यूट्यूब पर भी शायद आपको इसकी वीडियो मिल जाए जहाँ पर पूरा मंचन किया गया है, तो एक बार आप उसको भी देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए क्या होगा, नाटक याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। मुख्य पात्र मैंने बताया, नायिका हमारी कौन है? सावित्री जी हैं। यह आत्मनिर्भर है लेकिन भीतर से क्या है, टूटी हुई है, क्योंकि इसे क्या, प्रेम की तलाश है, इसे अपनत्व की तलाश है। यह कहीं ना कहीं खुद को कमतर महसूस करती है। महेंद्र नाथ उसका पति, असफल और निर्बल व्यक्तित्व। इसमें महेंद्र नाथ कौन है? सावित्री के पति हैं। बिन्नी बड़ी बेटी, किन्नी छोटी बेटी, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बड़ी बेटी कौन है? बिन्नी। अशोक बेटा है, दिशाहीन और कुंठित। जब वातावरण ही घर का ऐसा हो जाए नकारात्मक, तो ऐसे में बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एक सूट वाला आदमी है। इससे पुरुष के कई रूपों का प्रतीक दिया गया है। पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 के माध्यम से आए हैं। इसमें जुनेजा है, जगमोहन है, सिंघानिया है। वे पुरुष जिनके प्रति सावित्री क्या होती है, आकर्षित होती है और सहारा तलाश करती है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।
तो साथियों, अगला महत्वपूर्ण नाटक हमारा है आषाढ़ का एक दिन, जो कवि कालिदास के ऊपर लिखा गया है। इसके लेखककार यानी नाटककार हैं मोहन राकेश जी। इस नाटक का प्रकाशन हुआ था 1958 ईस्वी में। इसमें कुल 3 अंक हैं और इस नाटक को दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है 1959 में, यानी प्रकाशन वर्ष के 1 वर्ष के बाद ही इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह हिंदी का पहला आधुनिक यथार्थवादी नाटक माना जाता है। यदि कहीं भी आपको पहला शब्द दिखे, प्रथम शब्द दिखे, तो वह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस लाइन को बार बार याद रखिएगा कि हिंदी का यह पहला आधुनिक यथार्थवादी नाटक है। यथार्थवादी नाटक का मतलब होता है दोस्तों जो जीवन के यथार्थ यानी सच्चाई को व्यक्त करता है। नाटक में कालिदास के जीवन के एक काल्पनिक पक्ष को लेकर सत्ता और सृजन के बीच संघर्ष का चित्रण किया गया है। किसके बीच? सत्ता और सृजन का। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। मुख्य पात्र हैं कालिदास, कवि हैं, प्रेम और यश के द्वंद्व में उलझा हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये वही हमारे कवि कालिदास हैं जिन्होंने मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं लिखी। नाटक की नायिका में है मल्लिका और अंबिका। मल्लिका कालिदास की प्रेमिका हैं, किंतु कालिदास इन्हें छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? अंबिका के पास, जो राजमहल की स्त्री हैं। विलोम मल्लिका से विवाह की इच्छा रखने वाला एक पात्र है। दंतुल, मातुल, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार अनुनासिक आपने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा होगा। यहाँ प्रतीक के रूप में इन पात्रों का इस्तेमाल किया गया है। तो जो अनुस्वार और अनुनासिक हैं ये क्या हैं? सहायक पात्र हैं। तो कुल मिलाकर नाटक बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और वैसे भी आपको पढ़ना चाहिए। जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाकई में जैसे कोई चलचित्र आपके सामने चल रहा है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। चलिए देखते हैं अगला। तो साथियों अब हमारा अगला नाटक है आगरा बाजार। जी हाँ, इसे हबीब तनवीर जी ने लिखा था 1954 में। हमने ट्रिक में पढ़ा था कि जब आषाढ़ के दिनों में आधे अधूरे होकर कौन मोहन राकेश जी भटक रहे थे, तो वो कहाँ गए थे? आगरा बाजार गए थे। किससे मिलने? अपने दोस्त हबीब तनवीर से मिलने गए थे। तो हबीब तनवीर का कौन सा प्रमुख नाटक हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है? आगरा बाजार। तो याद रखिएगा, आगरा बाजार का प्रकाशन वर्ष 1954। यह नाटक प्रसिद्ध कवि नजीर अकबराबादी के जीवन, दर्शन और जनभाषा से जुड़े साहित्य पर आधारित है। प्रश्न आप साथियों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि यह नाटक किस कवि या प्रसिद्ध व्यक्ति के ऊपर आधारित है, तो आपको याद होना चाहिए यह नाटक कवि नजीर अकबराबादी के जीवन, दर्शन और जनभाषा से जुड़े साहित्य पर आधारित है। और यह क्या है? यह एक लोक नाट्य शैली है। यह हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में इसे विशेष स्थान प्राप्त है। इसकी व्यक्तिक व्यंग्य शैली, लोक बोलियों और संगीत प्रधान प्रस्तुति ने इसे कालजयी बना दिया। नाटक में बाजार का परिवेश है, सामान्य जन है, लोक संस्कृति को मंच पर उतारा गया है। जब भी लोक नाट्य आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्या होगा? नुक्कड़ नाटक की शैली के रूप में यह लोगों के बीच ही इसका मंचन किया जाता है। तो इस नाटक में बाजार का परिवेश है, सामान्य जन। अब आपको बाजार में कौन लोग मिलेंगे? आपको आम जन वहाँ मिलती है। तो यहाँ पर सामान्य जन और लोक संस्कृति को क्या किया गया है? मंच पर उतारा गया है। उर्दू शायरी, छंद और लोकगीतों का सुंदर समावेश इसकी प्रमुख विशेषता है। जी हाँ, उर्दू शायरी के कुछ रूप होते हैं, जैसे छंद उसका होता है, नज्म होता है, गज़ल होता है, शेर शायरी होता है। तो यहाँ उर्दू में जो नज्म है वो बहुत प्रमुख रूप से यहाँ प्रयोग किए गए हैं। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा बाजार हबीब तनवीर जी का है, प्रकाशन वर्ष 1954। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। इसके मुख्य पात्र हैं ककड़ी बेचने वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला, किताब वाला, बेनज़ीर, करीमन, चमेली। चमेली एक किन्नर है, रामू पंसारी, दरोगा। तो आप देखते हैं बाजार में आपको भिन्न भिन्न रूप के विक्रेता होते हैं। कौन होता है? ककड़ी बेचता है कोई, तरबूज बेचता है कोई, लड्डू बेचता है कोई, किताब बेचता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि आगरा बाजार में क्या क्या है। तो बाजार से आप रिलेट करिएगा कि बाजार में कौन कौन लोग होंगे, है ना। तो ककड़ी बेचने वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला, किताब वाला, बेनज़ीर, करीमन, चमेली, रामू पंसारी और दरोगा, है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। अब आगरा बाजार गए और दयाल से क्या खरीदी? बकरी। तो दयाल कौन है? हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। किसने खरीदा बकरी? मोहन राकेश जी ने। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको क्या, दयाल से बकरी खरीदी। तो बकरी किसकी थी? दयाल की। तो याद रखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी नाटक लिखा है ना। तो रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रकाशन वर्ष 1974, अंकों की संख्या 2, यानी इसमें कुल कितने अंक हैं? 2 अंक, है ना।
विधा प्रतीकात्मक सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य। यह भी प्रतीक के रूप में, बकरी नाटक ही पूरी प्रतीकात्मक शैली में है। तो यहाँ प्रतीक के रूप में समाज के राजनीतिक तत्वों पर क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो यह नाटक स्वतंत्रता के बाद के भारत में नैतिक मूल्यों के पतन और गांधीवादी विचारधारा के हास्यपूर्ण अंत की व्यथा को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आज़ाद भारत के बाद जो हमारे नैतिक मूल्यों का पतन होता है, जो गांधीवादी विचारधारा का हास्यपूर्ण अंत होता है, उसकी व्यथा को दर्शाता है। यानी लोग आज़ादी के पहले क्या सोच रखते थे, किंतु आज़ादी के बाद गांधीवादी विचारधारा से कितने दूर होते जा रहे थे, उन्हीं आदर्शों पर प्रतीक के रूप में, व्यंग्य के रूप में यह नाटक लिखा गया है ना दोस्तों। याद रखिएगा, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसके मुख्य पात्र हैं नट नटी। नाटक की शुरुआत होती है नट नटी के माध्यम से। नट नटी मंचीय सूत्रधार हैं। सूत्रधार कौन होता है, जो बीच बीच में आके नाटक के बारे में बताता है। ठीक है, तो नट नटी क्या है, मंचीय सूत्रधार हैं। भिष्टी है। दुर्जन सिंह सिपाही। दुर्जन सिंह क्या है, वहाँ का एक स्थायी नेता है। सिपाही है, सत्ता का सेवक। कर्मवीर गांधीवादी चेहरा नाम के विपरीत। काका परंपरा का प्रतिनिधि, यानी परंपरा जो है हमारी, उसके प्रतीक के रूप में काका आए हैं। काकी क्या है, ग्रामीण स्त्री हैं। ये हमारे भीतर जो संवेदनशीलता है उसकी प्रतीक कौन है, काकी। बकरी क्या है, प्रतीकात्मक पात्र। गांधी नैतिकता या मासूम जनता, यानी जो गांधीवादी विचारधारा है उसके प्रतीक के रूप में ही बकरी है। तो बकरी एक प्रतीकात्मक पात्र है। प्रश्न पूछा जाता है कि गांधीवादी मूल्यों के प्रतीक के रूप में कौन से नाटक को लिखा गया है, यानी निम्न, या फिर ऐसे कि निम्नलिखित पात्र कौन से हैं। तो ये कौन सा पात्र होगा, वह महत्वपूर्ण पात्र आपका खुद बकरी है, जिसके ऊपर पूरा नाटक लिखा गया। तो इस प्रकार याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो साथियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और द्रोणाचार्य। जो आपको याद आ गई होगी कहानी, जब मोहन राकेश जी दयाल से बकरी खरीदे और उस बकरी को क्या चाहते थे, बलि देना चाहते थे शंकर जी के लिए, ताकि शंकर जी क्या हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। लेकिन उन्हें याद आया, नहीं नहीं, हमारी दीदी अंजो दीदी, उनके अश्क बहने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पर शंकर शेष और शंकर जी की मूर्ति भी आपको सामने दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। तो इससे आपको याद रहेगा कि एक और द्रोणाचार्य नाटक किसने लिखा है, शंकर शेष जी ने। प्रकाशन वर्ष 1977। विभाजन 2 भागों में विभाजित है, यानी यह नाटक 2 भागों में है ना। विधा क्या है, प्रतीकात्मक। यह भी प्रतीकात्मक नाटक है, समस्यामूलक नाटक। तो जहां कहीं भी आपको प्रतीकात्मक नाटक देखने को मिले, उसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि पात्र प्रतीक के रूप में आए हैं, है ना। तो यह नाटक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त नैतिक पतन और भ्रष्टाचार पर व्यंग करता है और उसे महाभारत और पौराणिक चरित्रों से जोड़ता है। यानी कुल मिलाकर यह जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उस पर करारा व्यंग करता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है, पौराणिक पात्र को आधुनिक पात्र से जोड़ करके आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। वो पात्र कौन है, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, मुख्य बिंदु, आदर्श और भ्रष्टाचार के बीच संघर्ष, द्रोणाचार्य की पुनरावृत्ति एक आधुनिक शिक्षक में। जैसे मैंने बताया कि पौराणिक पात्र द्रोणाचार्य को ही प्रतीक के रूप में एक आधुनिक शिक्षक के माध्यम से लिया गया है। शिक्षा के माध्यम से लाभ की लालसा, किस प्रकार शिक्षक आज शिक्षा के माध्यम से अपनी लालसाओं को पूरा कर रहा है, यह भी इस नाटक में आपको देखने को मिलेगा। मूल्यहीन समाज में शिक्षक की असहायता, सत्ता पद और प्रतिष्ठा के लिए नैतिक समझौता, किस प्रकार व्यक्ति सत्ता के लिए, अपनी लालसाओं के लिए अपने नैतिक मूल्यों से क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है। तो इसके मुख्य पात्र कौन है, अरविंद। दोस्तों, अरविंद ही वह मुख्य पात्र है जो द्रोणाचार्य के पुनरावृत्ति के रूप में आया है। यानी जो पौराणिक पात्र द्रोणाचार्य हैं, उनकी आधुनिक भूमिका कौन निभा रहा है, अरविंद। तो याद रखिएगा, अरविंद नायक है, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। लीला है, प्रेसिडेंट है, राजकुमार है, प्रिंसिपल है, कृपि है, द्रुपद है, सैनिक, युधिष्ठिर और एकलव्य। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। साथियों, यहाँ पर एक महिला सोच में डूबी हुई बैठी हैं। आपको इनके बाल थोड़े से पके हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ये साहित्यिक लग रहा था, इसलिए मैंने इस चित्र को यहाँ पर लिया है। यह है हमारी अंजो दीदी, जिसकी वजह से दयाल की बकरी का बलि नहीं चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि अंजो दीदी के अश्क बहने लगेंगे, आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि दीदी हैं, अंजो दीदी हैं तो महिला हैं, और महिला क्या होती हैं, सामान्यतः बहुत भावुक होती हैं। वो अक्सर क्या होती हैं, रो देती हैं। तो रचनाकार कौन है, उपेंद्रनाथ अश्क। प्रकाशन वर्ष 1955। विधा क्या है, यथार्थवादी पारिवारिक नाटक।
यह नाटक उच्च मध्य वर्गीय जीवन के खोखलेपन और पारिवारिक संवेदनहीनता को दर्शाता है। अंजू दीदी एक ऐसी स्त्री पात्र हैं जो अत्यधिक व्यवस्थित जीवन की आड़ में अपनी संवेदनाओं और स्त्रीत्व को संबंधों को धीरे धीरे खो देती हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, उच्च मध्य वर्गीय जीवन के खोखलेपन को दर्शाया गया है का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि गरीबी तबका ही दुख से भरा होता है। आप जब हायर क्लास की ज़िंदगी को देखेंगे, नज़दीक से उसका अवलोकन करेंगे तो पता लगेगा कि वहाँ रहने को तो सब कुछ है, मिलने को तो सब कुछ है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी आराइशें हैं, लेकिन उनके जीवन में भी एक खोखलापन है। तो उसमें ही एक पात्र हैं अंजू दीदी, जो कि बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हैं। इतना रूडली वो टाइम फॉलो करती हैं कि वो मशीन हो गई हैं। समझिए कि मशीनीकरण व्यक्ति कर लेता है जब बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो जाता है। नहीं, मुझे 6 बजे उठना है, 7 बजे पढ़ना है, 9 बजे खाना है, ये टाइम टेबल हम बना तो लेते हैं मगर कभी इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो कभी अपने आप को इतना जड़ मत बनाइए कि आप खुद उसके लिए अस्तित्वहीन हो जाएं, आप खुद अपने लिए भावुक न हो पाएं। तो ऐसे में अंजू दीदी की यथार्थ जीवन को दर्शाता हुआ यह एक नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे किसने लिखा है, उपेंद्र नाथ अश्क जी ने। मुख्य पात्र कौन है, अंजू दीदी यानी अंजलि, श्रीपत हैं, नीरज हैं, ओमी, अनिमा और नीलम। इसमें एक तो साथियों यह है अंजू दीदी। वक्त मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो साथियों, हमारे यूजीसी नेट का आखिरी नाटक महाभोज, मन्नू भंडारी जी का। पहले यह दोस्तों एक उपन्यास था, बाद में इसको क्या किया गया, नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया, ठीक है। तो आपको इससे पहले अपनी ट्रिक याद कर लेनी है कि महाभोज किसके लिए छोड़ दिया गया, बकरी का महाभोज मन्नू भंडारी जी के लिए। इससे आपको याद होगा कि महाभोज नाटक किसने लिखा है, मन्नू भंडारी जी ने। सबसे पहले यह उपन्यास के रूप में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1979 में, 1979 में यह उपन्यास के रूप में था। बाद में इसका नाट्य रूपांतरण किया गया कब, 1982 में। तो आपको कौन सी डेट याद रखनी है, 1982। इसमें कुल 10 दृश्य हैं। राजनीतिक यथार्थवादी नाटक है, यानी यह भी क्या है, एक यथार्थवादी नाटक है, लेकिन किस पर लिखा हुआ है, यह राजनीति पर लिखा हुआ है, तो इसलिए यह एक राजनीतिक यथार्थवादी नाटक है, ठीक है। यह नाटक स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, दमन और जन विमुख राजनीति पर देखा व्यंग करता है। आपको बगल में दिख रहा होगा सरोहा गांव, याद रखिएगा। सरोहा गांव का चित्र मैंने जानबूझकर यहाँ पर दिया ताकि आपको याद रहे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा सरोहा गांव किस नाटक से संबंधित है, तो आपको याद रहेगा कि सरोहा गांव मैंने स्लाइड में देखा था, मैम ने जब बताया था, तो आपको तुरंत वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु। स्थान क्या है, सरोहा गांव। आरंभ गांव के दलित युवक विश्वा नहीं दोस्तों, बिसु है, बिसु यानी विशेषर। बिसु की संदिग्ध मौत से होती है। उद्देश्य जनता के मुद्दों की हत्या और मृत शरीर पर राजनीति। यह भी एक प्रतीक के रूप में है, लेकिन राजनीतिक यथार्थवादी नाटक है। यहाँ पर एक दलित युवक होता है जिसका नाम रहता है विशेषर, उसे सब क्या बुलाते हैं, विशु। उसकी मौत हो जाती है और उसी की मौत पर कैसे पत्रकार आते हैं, कैसे मीडिया आती है, उस मुद्दे को कैसे उछाला जाता है और उसका क्या किया जाता है, राजनीतिकरण किया जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह नाटक राजनीति के यथार्थ को दर्शाता है, ठीक है। तो इसके मुख्य पात्र हैं बिंदा, बिसु, सक्सेना, दत्ता बाबू, जोरावर, रुकमा, जमुना बहन, दा साहब, सिन्हा, सुकुल बाबू। तो दा साहब, दत्ता बाबू और जोरावर, सुकुल बाबू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पात्र हैं इसके। तो बहुत बार प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से आपको, तो बहुत महत्वपूर्ण नाटक भी है आपका, याद रखिएगा दोस्तों। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुल 14 नाटक जिसे हमने पढ़ा। साथियों, परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी थे। आपने देखा होगा मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।